So we have transformation, hashtag transformation experiment. So this transformation experiment was first conducted by whom? Yes, what is the name of the scientist? Yes, Frederick Griffith. और कब किया था? 1928. ठीक, अब यहां पे याद रखना है आपको, मॉडल ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म पे एक्सपेरिमेंट किया था? माइस पे एक्सपेरिमेंट किया था। और एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म कौन था? एंड दैट इज सम सॉर्ट ऑफ बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम है बच्चे डिप्लोकोकस नमूनी, और यू में से न्यूमोकोकस नमोनिया, न्यूमोकोकस नमोनी और स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी, व्हाटएवर, देयर आर मनी नेम्स। सो किस बैक्टीरियम पे? डिप्लोकोकस नमोनिया पे। गुड। मॉडल ऑर्गेनिज्म कौन था? माइस था। किसने किया सबसे पहले? ग्रिफिथ ने। कौन से एक्सपेरिमेंट्स? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। अब यहां पे आपको याद रखना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट हियर। ये जो डिप्लोकोकस नमोनिया है, डिप्लोकोकस नमूनी इसकी दो स्ट्रेन्स होती हैं बच्चे। हाउ मेनी स्ट्रेन्स आर देयर? 2 स्ट्रेन्स। एक स्ट्रेन है दैट इज कॉल्ड एज एस स्ट्रेन। Yes, S means smooth strain. Why it is smooth strain? It is capsulated. इसके पास कैप्सूल होता है। So S strain, smooth strain, capsulated, and हमेशा याद रखना है it is pathogenic. Another strain that is called as R strain. R means rough. R means rough strain, and it is non-capsulated, and non-pathogenic. नॉन पैथोजेनिक। सो यहां तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि डिप्लोकोकस नमोनिया की हमारे पास कितने स्ट्रेन्स हैं? 2, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन इज स्मूथ स्ट्रेन, इट इज कैप्सुलेटेड एंड पैथोजेनिक। आर स्ट्रेन इज रफ स्ट्रेन, इट इज नॉन कैप्सुलेटेड एंड नॉन पैथोजेनिक। और यहां पे याद रखना है आपको, अगर डिप्लोकोकस नमोनिया से इंफेक्शन होता है और नमूनिया होता है, सो आपको अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए तब कि ये एस स्ट्रेन ने किया है। आर स्ट्रेन तो बेचारी नमूनिया करेगी नहीं। ठीक है, अब देखिए जरा हाउ ग्रिफ्थ प्लेड विद दीज स्ट्रेन्स। वी विल प्रोसीड विद दैट। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो एक्सपेरिमेंट्स, अब देखेंगे ग्रिफ्थ ने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, लाइव
live or strain, live or strain, इसके साथ क्या किया इसने, इंजेक्टेड इन माइस, इसको इंजेक्ट कर दिया किसमें, माइस में. सो व्हाट डू यू थिंक, माइस को निमोनिया होगा? नो, बिकॉज इट इज आवर स्ट्रेन. नो निमोनिया. निमोनिया नहीं हुआ. सो माइस के साथ क्या होगा फिर, माइस सर्वाइवल्स. और माइस सर्वाइव. देन एक्सपेरिमेंट नंबर 2. अब लाइव आर स्ट्रेन ने तो निमोनिया किया नहीं, नॉन पैथोजेनिक है, ठीक है ना. अब इसने क्या किया, लाइव एस्ट्रेन, लाइव एस्ट्रेन क्या किया, इंजेक्टेड इन माइस, माइस में इंजेक्ट कर दिया इसको. तो क्या लगता है, निमोनिया होगा? एस्ट्रेन है तो पैथोजेनिक है ना. सो निमोनिया. माइस डाई, माइस डाइड. यहां पे हम लिखेंगे माइस सर्वाइव्ड, है ना. सो यहां पे माइस डाइड. एक्सपेरिमेंट नंबर 3 क्या किया तीसरे एक्सपेरिमेंट में, अब इसने लाइव एस्ट्रेन को क्या किया, इनएक्टिवेट कर दिया. कैसे, हीट. सो वी कैन से हीट किल्ड एस्ट्रेन. हीट किल्ड एस्ट्रेन. क्या किया इसके साथ, इंजेक्टेड इन माइस, इंजेक्टेड इन माइस. अब चूंकि हीट किल्ड एस्ट्रेन है, इनएक्टिवेटेड स्ट्रेन है, तो यहां पे मैं लिखूंगा नो निमोनिया. सो माइस सर्वाइव्ड, माइस सर्वाइव्ड. ग्रेट. नाउ लास्ट एक्सपेरिमेंट बाय ग्रिफ्थ. अब इसने मिक्सचर यूज किया बच्चे. कैसे, मिक्सचर ऑफ क्या, लाइव और स्ट्रेन. मिक्सचर ऑफ लाइव और स्ट्रेन. यस. देन एंड हीट किल्ड एस्ट्रेन. Heat killed एस्ट्रेन. सो मिक्सचर यूज किया, तो इस मिक्सचर को क्या कर दिया फिर, यस, इंजेक्टेड इन माइस. सो माइस में इंजेक्ट कर दिया. अगर देखिए यहां पे एक अहम चीज आपको याद रखनी है, जब लाइव आर स्ट्रेन डाला था, नो निमोनिया. हीट किल्ड एस्ट्रेन डाला, नो निमोनिया. अब अगर इनका मिक्सचर इसने डाला, ठीक है ना, इंजेक्ट कर दिया किसमें, माइस में. सो नॉर्मली क्या होना चाहिए था, निमोनिया नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब इंडिविजुअली हमने इनको किया था ना इंजेक्ट, तब भी निमोनिया नहीं हुआ था. बट टू हिज सरप्राइज, mice developed pneumonia and mice died. अब माइस जब मर गई, ये हमारे लिए जितना सरप्राइज है उससे ज्यादा तो फिर ग्रिफ्थ के लिए था, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट उसी ने किया था. तो ग्रिफ्थ ने क्या किया फिर, यहां पे याद रखना है, ग्रिफिथ ने इस माइस को, स्टार लिखूंगा मैं इसके ऊपर, स्टार माइस, यानी ये वाली जो माइस है, ग्रिफिथ ने इसका जो ब्लड सैंपल लिया उसको एनालाइज कर दिया, ठीक है ना. उसकी एनालिसिस के बाद ग्रिफिथ ने क्या देखा, ग्रिफिथ ऑब्जर्व्ड
लाइव एसिट्रेन in the blood sample. देखिए भाई, दिस इज सरप्राइजिंग ऑब्जर्वेशन. व्हाट इज दैट? कि यहां पे ग्रिफिथ ने लाइव एसिट्रीन आइसोलेट किया. कहां से? इस माइस के ब्लड से. हालांकि इसने लाइव आरसिट्रीन डाला था और हीट किल्ड एसिट्रीन डाला था, तो ये लाइव एसिट्रीन कहां से आ गया? So you can take screenshot of this so we can move further. ओके अब देखिए जरा, जब ग्रिफिथ ने लाइव एसिट्रेन ऑब्जर्व किया, ही कंक्लूडेड, इसने क्या कंक्लूजन किया? इसने कहा कि हीट किल्ड एसिट्रेन जो है उसमें से कोई सबस्टेंस बाहर निकला है. वो सबस्टेंस कहां से आया? शाबाश, हीट किल्ड एसिट्रीन से एक कोई सबस्टेंस बाहर आई है. वो सबस्टेंस एंटर हो गए इनटू लाइव आरसिट्रीन, जिसकी वजह से लाइव आरसिट्रीन ट्रांसफॉर्म हो गई है इनटू लाइव एसिट्रीन. सो यहां पे लिखेंगे हम कंक्लूजन बाय ग्रिफिथ. ग्रिफिथ का कंक्लूजन देखेंगे हम. ठीक, he concluded that some chemical substance has entered into live आरसिट्रीन कहां से? फ्रॉम हीट किल्ड एसिट्रीन. और उसकी वजह से क्या होगा? ट्रांसफॉर्मिंग लाइव आरसिट्रीन, जिसकी वजह से लाइव आरसिट्रीन ट्रांसफॉर्म हो गई है इनटू लाइव एसिट्रीन. लाइव एसिट्रीन. अब यहां पे जरा देखिए आप, अब ये कौन सा केमिकल सबस्टेंस निकला है? ये भी तो याद होना चाहिए ना कि जो केमिकल सबस्टेंस अगर इसने बताया, वो कौन सा केमिकल सबस्टेंस निकला है? He named the substance as, नाम क्या रखा इस सबस्टेंस का जो हीट किल्ड एसिट्रीन से निकल के लाइव आरसिट्रीन में एंट्री मार गई? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. क्या नाम रखा उसका? ट्रांसफॉर्मिंग, यस, प्रिंसिपल. लेकिन लिमिटेशन क्या है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट की? शाबाश, he could not determine chemical nature of transforming principle. जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उसका केमिकल नेचर क्या है, वो आइडेंटिफाई, वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाया. कौन? ग्रिफिथ. ठीक. सो यहां हमारे पास एक और चीज आ गई है. अब यहां हमारा एक काम बढ़ गया. वो कौन सा काम बढ़ गया? देखिए,
हीट किल्ड एसिट्रेन से निकल के चीज बाहर निकल आती है, वो लाइव आर स्ट्रेन में दाखिल हो जाती है, जिसकी वजह से लाइव आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो गई इनटू लाइव एसिट्रेन। अब ये कौन सी चीज अंदर दाखिल हो गई जिसकी वजह से लाइव आर स्ट्रेन लाइव एसिट्रेन बन गई, है ना? इसका मतलब है बैक्टीरिया एसिट्रेन है या आर स्ट्रेन, वो इंफॉर्मेशन किसके अंदर है? वही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो एंटर हो गया है इनटू लाइव आर स्ट्रेन, है ना? अगर हमने ये डिटरमाइन कर पाया कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है क्या चीज, ये प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, अगर हम ये डिटरमाइन कर पाए ये कौन सा है, वही केमिकल फिर क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि इंफॉर्मेशन सारी उसी के पास है ना? अब जरा यहां पे आइए आप, यहां पे मैं लिख लेता हूं एक अहम चीज, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब लिमिटेशन तो आपको पता है, ग्रिफिथ ने केमिकल आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाया, किसका? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। अब देखेंगे किसने किया, हु डिटरमाइंड द केमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। So you can take a screenshot. Avery, McCarty and MacLeod in 1944. So who did biochemical characterization of transforming principle? 3 scientists. एक का नाम था एवरी, एक का नाम था मैककार्टी, एक का नाम था मैकलियॉयड। इन 1944, अब देखिए जरा इनका एक्सपेरिमेंट कितना एलिगेंट था। What they did? Heat killed acetylene. Heat killed, yes, acetylene. इन्होंने क्या किया? इसको फ्रैक्शनेशन। व्हाट इज दैट फ्रैक्शनेशन? यानी हीट किल्ड एसिट्रीन को इन्होंने अलग अलग कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया इनटू डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। अब देखिए जरा, यहां पे आता हूं मैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया? पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया? लाइव आरसिट्रेन इसको क्या किया? इनॉक्यूलेटेड बाय प्रोटीन्स फ्रॉम हीट एसिट्रीन। अब जरा यहां देखिए, मैंने आपको भी बताया ना, इन्होंने हीट किल्ड एसिट्रीन को फ्रैक्शनेट कर दिया इनटू डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। अब ये वाला पार्ट जो है पहले इन्होंने यूज किया, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए नहीं, प्रोटीन पार्ट ऑफ हीट किल्ड एसिट्रीन इन्होंने इनॉकुलेट कर दिया किसके साथ? लाइव आर स्ट्रेन के साथ। रिजल्ट क्या था? व्हाट वाज द रिजल्ट? नो ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। इसका मतलब है प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इसकी वजह से नहीं हुई। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, यस, लाइव आर स्ट्रेन
चलिए भाई, इनॉक्यूलेटेड बाय आरएनए। किसका आरएनए? अब तो ये पता है, आरएनए फ्रॉम हीट किल्ड एसिट्रीन। नो ट्रांसफॉर्मेशन, यहां भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। दिस प्रूव्स दैट आरएनए इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, इजंट इट? Experiment 3, live R strain, yes, inoculated by DNA fraction। अब यहां इन्होंने क्या यूज किया? DNA फ्रैक्शन यूज किया। ग्रेट, ये वाला ठीक है ना। और रिजल्ट क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन। यानी इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा, हाँ लाइव आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई इनटू लाइव स्ट्रेन। इसका मतलब है व्हाट? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। So this was about the biochemical characterization of, yes, transforming principle। और उसके लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल था? एवरी, मैककार्टी एंड मैक्लिओइड। कब? 1944 में। Now we have another set of experiment that is known as bacteriophage experiment। Bacteriophage experiment। Who performed this experiment? Performed by Hershey and Chase in 1952। 1952 में बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट किसने किया था? हर्शे और चेज ने। और यहां पे याद रखना है, मोस्ट एलिगेंट एक्सपेरिमेंट, इट इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सपेरिमेंट which proves right away that DNA is the genetic material. So most elegant to prove that DNA is genetic material। DNA is the genetic material। अब देखिए जरा, इन्होंने किसको यूज किया? यूज्ड ए बैक्टीरियल वायरस, और यूज्ड ए वायरस, वी कैन से व्हाट इज दैट वायरस नेम्ड एज? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, और we can simply say bacterial virus। बैक्टीरियल वायरस। अब यहां आपको याद रखना है, आपने देखा होगा बैक्टीरियल वायरस, इजंट इट? 11th में आपने पढ़ा होगा कि इसमें एक तो हेक्सागोनल हेड होता है ना, कॉलर होता है, then there is a long tail, elongated tail with base plate, and there are 6 tail fibers। These are 6 tail fibers। So this is head। और ये जो पता है ना आपको, बाहर वाला जो कोट होता है, ठीक है ना, दिस इज प्रोटीन कोट। व्हाट इज दिस? प्रोटीन कोट, है ना। अब ये भी प्रोटीन्स की टेल जो है ना, टेल भी प्रोटीन्स की बनी है। अब मगर यहां एक चीज आपको याद रखना है, हेड के अंदर यहां पे देयर इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए।
What is this? dsDNA. What is ds? Double stranded DNA. These are spikes, and this is end plate. Got my point? अब देखिए जरा, ये जो बैक्टीरियल वायरस होता है, बैक्टीरियोफाज होता है, इट अटैक्स बैक्टीरिया, पर्टिकुलरली ई कोलाई. किनको? ई कोलाई. शाबाश. अब देखिए इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप. इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, कैसे किया, और फिर कंक्लूजन क्या निकला उससे. जो वायरल कल्चर है, इन्होंने वायरस को एक कल्चर में ग्रो कर दिया. ठीक है, उस कल्चर को इन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया. ठीक है ना? ठीक है. सो दिस इज, यहां पे मैं लिखूंगा कल्चर 1, यहां पे मैं लिखूंगा कल्चर 2. ये आपको याद रखना है कि ये वायरस, किस वायरस की बात हो रही है? बैक्टीरियोफेज की. ठीक है ना? अब इन्होंने वायरल कल्चर को 2 सब कल्चर्स में डिवाइड किया, कल्चर फर्स्ट, कल्चर सेकंड. कल्चर फर्स्ट को इन्होंने ग्रो किया बच्चे इन रेडियो एक्टिव सल्फर. रेडियो एक्टिव सल्फर S35. जबकि कल्चर सेकंड को इन्होंने ग्रो किया इन रेडियो एक्टिव फास्फोरस. एंड व्हाट इज दैट? P32. अब आपको यहां एक चीज दिमाग में रख लेनी है कि अगर इन्होंने कल्चर फर्स्ट को रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो कर दिया, सो सल्फर विल बी अ पार्ट ऑफ व्हाट? प्रोटीन्स, इजंट इट? सो ये सल्फर कहां पे अटैच हो जाएगा? प्रोटीन्स में, ना कि डीएनए में. सो यहां पे हम लिखेंगे सल्फर बिकम्स पार्ट ऑफ प्रोटीन कोट. ठीक. और यहां फास्फोरस की अगर बात करें, फास्फोरस इज द पार्ट ऑफ डीएनए एंड नॉट द प्रोटीन्स. तो जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस है वहां पे कल्चर सेकंड में, उसमें ये फास्फोरस कहां पे इनकॉर्पोरेट हो जाएगा? डीएनए में. ठीक है. सो यहां पे हम लिखेंगे phosphorus becomes part of DNA and not the proteins. Take the screenshot. अब जरा यहां देखिए, अस्सलाम वालेकुम. अहनस ये क्या 1 घंटे का? अहनस ठीक छो.
यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जरा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात जब हो रही थी तो पहले इन्होंने वायरल कल्चर को ब्रेक कर दिया है ना, कल्चर फर्स्ट कल्चर टू। कल्चर फर्स्ट को फिर ग्रो किया रेडियोएक्टिव सल्फर में, सो सल्फर बिकम्स पार्ट ऑफ प्रोटीन्स। सो कल्चर सेकंड को ग्रो किया फॉस्फोरस, रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस P32, सो फॉस्फोरस बिकम्स पार्ट ऑफ DNA। गॉट इट? अब देखिए कल्चर फर्स्ट और कल्चर सेकंड में क्या है एक्चुअली, वायरसेस, बैक्टीरियोफेजेस। इस कल्चर को भी यूज किया टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया, इस कल्चर को भी यूज किया टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अब जरा देखिए, इन्फेक्शन, सो इन्फेक्शन में क्या यूज किया इन्होंने? सो वायरल कल्चर्स, यानी कल्चर फर्स्ट और कल्चर सेकंड, वायरल कल्चर्स were used to infect बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? ई कोलाई। अब यहां पे जिम्नन एक बात याद आ गई भाई, और वो क्या है? देखिए, अगर ये बैक्टीरियल सेल है और बैक्टीरियल सेल जो है इसको इन्फेक्ट किसने किया? बैक्टीरियोफेज ने, बैक्टीरियल वायरस ने। अब जब इंफेक्शन करता है ना वायरस, तो आफ्टर सम टाइम, एक वायरस ने अगर यहां इन्फेक्ट किया, आफ्टर सम टाइम बैक्टीरिया के अंदर से thousands of viral particles are released, thousands of viral particles। अब वो आए कहां से? अब एक ने इन्फेक्ट किया था, ठीक है, तो हजारों की तादाद में वायरस जो अंदर बने बैक्टीरिया में, वो आए कहां से? देखिए भाई होता क्या है, जो सबस्टेंस अंदर चली जाती है ना, उसके पास हर कोई इंफॉर्मेशन होती है। जो चीज वायरस की बैक्टीरिया के अंदर दाखिल होती है ना, फॉर एग्जाम्पल ये है, ये बैक्टीरिया की जो रेप्लिकेटिंग मशीनरी होती है अपने कंट्रोल में ले लेता है और खुद रेप्लिकेट करता है, हजारों की तादाद में वायरल पार्टिकल्स बनाता है। ठीक, सो इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि जो सबस्टेंस अंदर जाती है बैक्टीरिया के, बैक्टीरियल सेल के अंदर, उसके पास सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। अगर हमने ये प्रूव कर पाया ये कौन सी सबस्टेंस अंदर गई, ठीक है ना, वी कैन से दैट इज द जेनेटिक मटेरियल, इजंट इट? क्योंकि इंफॉर्मेशन सारी किसके पास है? इसी के पास। ठीक, अब देखिए जरा, पहला फेज क्या किया इन्होंने? अब इन्फेक्शन। इन वायरल कल्चर्स को इन्होंने यूज किया टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया। उसके बाद इन्फेक्शन जब हो गया, इसके बाद इन्होंने किया क्या? ब्लेंडिंग। मतलब सपोज दिस इज culture first, infecting bacteria, ठीक, and this one is culture second, infecting bacteria। ठीक, अब यहां जरा देखिए, इन्फेक्शन हो गया, दिस इज इन्फेक्शन। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने मैकेनिकली शेक किया इनको, ताकि जो वायरल पार्टिकल्स अटैच हैं बैक्टीरियल सेल के साथ वो गिर जाएं। क्या हो जाए? डिसलॉज हो जाएं। ठीक है, सो व्हाट इज दैट नोन एज? ब्लेंडिंग। सो मैकेनिकल शेकिंग, मैकेनिकल शेकिंग ऑफ ट्यूब्स, किन ट्यूब्स की? कंटेनिंग इन्फेक्टेड बैक्टीरिया।
containing what? Infected bacteria. अब जरा यहां देखिए, last step, that is called as centrifugation. Centrifugation. अब सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होता है, जब आप इन ट्यूब्स को सेंट्रीफ्यूज करोगे, दैट इज ए सॉर्ट ऑफ मशीन जिसमें रोटेशन होती है इनकी, जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे वो नीचे चले जाएंगे, जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर रहेंगे, ठीक है ना। अब जब आपने इन दोनों ट्यूब्स की अलग अलग सेंट्रीफ्यूगेशन की तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज कल्चर 1, ट्यूब 1। सो यहां पे क्या बन जाता है, जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं, दे आर हैवी सेल्स, इजंट इट, दे विल मूव डाउन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन टू फॉर्म पैलेट, और ऊपर की तरफ जो ये रहता है, दिस इज कॉल्ड सुपरनेटेंट। दिस इज कॉल्ड व्हाट? सुपरनेटेंट। देखिए भाई, सिंपल सी बात है। अब यहां पे है, दिस इज ट्यूब सेकंड, सेम सेंट्रीफ्यूगेशन हो गई तो पैलेट बन गया यहां भी, ठीक है ना। दिस इज पैलेट एंड दिस इज सुपरनेटेंट। अब पैलेट में क्या है, पैलेट में यहां भी बैक्टीरियल सेल्स हैं, बैक्टीरियल सेल्स, और यहां भी बैक्टीरियल सेल्स, है ना। अब देखिए, अगर आपको याद हो, हमने रेडियो एक्टिव सल्फर भी यूज किया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस भी यूज किया, ठीक है ना। अब इनको चेक करनी है रेडियो एक्टिविटी कहां पर है। अगर रेडियो एक्टिविटी यहां पे थी, ठीक है ना, इसका मतलब है इसमें क्या है, पैलेट में क्या है, बैक्टीरियल सेल्स है, ठीक है ना। तो फिर प्रोटीन अंदर चला गया है, क्योंकि ये ट्यूब 1 है, कल्चर 1 है। कल्चर 1 में आपको पता है हमने S35 यूज किया था, है ना। लेकिन जब इन्होंने रेडियो एक्टिविटी चेक की, पैलेट की भी और सुपरनेटेंट की भी, इन्होंने देखा पैलेट में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। दैट मीन्स प्रोटीन फ्रैक्शन sulfur S35 which is part of protein does not enter bacterial cells, तभी तो यहां पे आपको पैलेट में रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। दूसरी बात, रेडियो एक्टिविटी इनको कहां पे मिली, सुपरनेटेंट में। कहां पे, सुपर, इसका मतलब है प्रोटीन पार्ट जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं जाता, वो सुपरनेटेंट में इसीलिए रह गया, है ना। अब जरा कल्चर सेकंड पे चले जाएं हम। कल्चर सेकंड में इन्होंने क्या देखा, जो पैलेट है यहां रेडियो एक्टिविटी है और सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी नहीं है। इसका मतलब है P32 which is part of DNA has entered into the bacterial cell, isn't it? So can we say then say direct, this is a direct inference, direct conclusion हमारा ये है कि DNA has entered into the bacterial cell, और वही DNA फिर हजारों की तादाद में क्या बनाता है, viral particles inside the cell. You got my point? So this experiment directly proves that DNA is the genetic material. तो यहां पे एक अहम चीज जो आपको बतानी है, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल।
जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल की है, शाबाश, पहली प्रॉपर्टी क्या है जेनेटिक मटेरियल की, इट मस्ट बी स्टेबल टू विथस्टैंड changes. Stable enough, we should write here. It must be stable enough to withstand changes. अब देखिए जरा what I mean to say, आपको याद है जब हीट किल किया था ग्रिफिथ ने किसको, एसिट्रीन को, ठीक है ना, वो इनएक्टिव तो हो गई थी बैक्टीरियल सेल, लेकिन उसका जो डीएनए था वो इनएक्टिव नहीं हुआ था, है ना, तभी तो उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया लाइव आर स्ट्रेन को इनटू लाइव एस्ट्रेन, है ना। तो अगर आप कितना भी हीट दे दिया आपने, डीएनए में चेंज, डीएनए इनएक्टिव नहीं हो गया, ठीक है ना। सो इट मस्ट बी स्टेबल एनफ टू विथस्टैंड व्हाट चेंजेस। सेकंड, दूसरी एक अहम प्रॉपर्टी क्या है जेनेटिक मटेरियल की, it should have, or it should sometimes favor slow changes, or what I mean to say, mutations. So mutation किसका कैरेक्टर है, जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है ना। So mutations are the changes, slow changes which take place in genetic material. ये एक अहम प्रॉपर्टी है किसकी, जेनेटिक मटेरियल की। एंड यू नो दिस इज द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। अगर ये म्यूटेशन नहीं हुई जेनेटिक मटेरियल को तो फिर नई नई स्पीशीज कैसे बनेंगी, है ना। सो थर्ड, it must contain heritable genetic information. यानी इसके पास क्या होना चाहिए, जो इंफॉर्मेशन है इसके पास, दैट शुड बी हेरिटेबल, इट शुड ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. So these are some of the important properties of genetic material. So we have next topic that is called as DNA replication. Very important topic. What is that? Yes, DNA replication. How can we define replication? Ability of DNA to undergo ability of DNA to undergo what? Duplication. What is that known as? Replication. It takes place कब रेप्लिकेशन होती है? ड्यूरिंग यस एस फेज ऑफ सेल साइकिल. सिंथेटिक फेज, एस फेज जो होता है ना सेल साइकिल का, तभी उसी फेज के दौरान क्या होता है? रेप्लिकेशन. ग्रेट.
अब यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। क्या है डीएनए रेप्लिकेशन? सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का जो आइडिया था, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का जो आइडिया था, दैट वाज प्रपोज्ड बाय क्रिक। व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव? सेमी कंजर्वेटिव मीन्स, यहां पे लिखेंगे हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। It means one strand acts as template यानी DNA is double stranded structure, isn't it? जब रेप्लिकेशन होती है ना, तो डबल स्ट्रैंडेड DNA में से जो एक स्ट्रैंड है, that will act as template and one strand is synthesized afresh. One strand is synthesized afresh। मतलब अगर ये डबल स्ट्रैंडेड DNA है, क्या है? डबल स्ट्रैंडेड DNA जब रेप्लिकेशन होगी तो ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग होती हैं, ये वाली भी और ये वाली भी, ठीक है? और ये वाली स्ट्रैंड एक्ट्स एज टेम्पलेट, ठीक है ना? दिस स्ट्रैंड एक्ट्स एज टेम्पलेट, और जो इसकी नई स्ट्रैंड है, दैट विल बी सिंथेसाइज्ड afresh, नए सिरे से बनेंगे। इसका मतलब है पेरेंट डीएनए की एक स्ट्रैंड डॉटर में आ जाती है, लेकिन एक स्ट्रैंड बनानी पड़ती है नई से। दैट इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव। सेमी, वन स्ट्रैंड इज कंजर्व्ड, द अदर स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड, इसीलिए कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। यू गॉट माय पॉइंट? और ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का आइडिया किसका था? क्रिक का। जब क्रिक और वाटसन ने वो मॉडल दिया था अपना डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, सो उसमें उन्होंने कंप्लीमेंट्री की बात की थी, है ना? एक हॉलमार्क, मेन पॉइंट क्या था? द टू स्ट्रैंड्स आर कंप्लीमेंट्री, द टू स्ट्रैंड्स आर कंप्लीमेंट्री। तो तभी उन्होंने एक आइडिया दिया था, कहा ये कंप्लीमेंट्री नेचर जो डीएनए का है, इट हैज ए सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। मेरी बात समझ आ रही है? शाबाश। सो अब देखिए यहां पे एक बहुत बड़ी बात है ये सेमी कंजर्वेटिव। वन स्ट्रैंड एक्ट्स एज टेम्पलेट, अदर स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड ऑन इट। वन स्ट्रैंड एक्ट्स एज टेम्पलेट, अदर स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड ऑन इट। व्हाट इज दिस रेप्लिकेशन नोन एज? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। शाबाश। व्हाट इज दैट? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अब ये तो हवा में बात नहीं करनी है ना कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। देयर मस्ट बी सम प्रूफ, isn't it? अब प्रूफ होना चाहिए इसके लिए। वी हैव ए प्रूफ फॉर दिस। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रूव दैट डीएनए replication is semi conservative. Okay, so we have to prove that DNA replication is semi conservative. To prove DNA replication is semi-conservative,
an elegant experiment was performed by एक एक्सपेरिमेंट किया था किसने? मैसेल्सन एंड स्टॉल, टू साइंटिस्ट्स, एक था मैसेल्सन और एक एक स्टॉल, जिन्होंने प्रूव किया क्या कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है? सेमी कंजर्वेटिव। अब देखिए एक्सपेरिमेंट क्या था, सिंपल सा था। इन्होंने क्या किया, ई कोलाई को ग्रो किया कहां पर? अमोनियम क्लोराइड। और ये जो नाइट्रोजन है इसको इन्होंने यूज किया हैवी आइसोटोप। अब देखिए जरा, N15 जो है इट इज हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। नॉर्मल तो N14 है, ठीक है ना। इट इज N15 ए हैवी आइसोटोप। इट इज हैवी बट नॉट रेडियो एक्टिव, you must understand this. So N15 is heavy isotope of nitrogen, भारी, ठीक है ना, heavier and not radioactive. अब देखिए, जब ये N15 इन्होंने यूज किया हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, दे ग्रू ई कोलाई फॉर सेवरल जनरेशंस, बहुत सारी जनरेशंस के लिए, ठीक है ना, ग्रो किया। कहां पर? अमोनियम क्लोराइड कंटेनिंग N15। इसका जो रिजल्ट निकला वो क्या था कि जो जितनी भी ई कोलाई की सेल्स वहां पे हैं, ठीक है ना, दे नाउ कंटेन N15 इन देयर डीएनए, बिकॉज नाइट्रोजन इज द पार्ट ऑफ नाइट्रोजन बेस एंड नाइट्रोजन बेस इज द पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है ना। अब ये N15 किस में इनकॉर्पोरेट हो गया? सो व्हेन ई कोलाई was grown for several generations, several generations, when E. coli was grown for several generations in N15 medium, all the DNA was due to contain N15, isn't it? So अब हर जो DNA मॉलिक्यूल है उसमें N15 आ गया होगा, heavy DNA, we call that what? Heavy DNA। अब जरा देखिए यहां पे, अब जरा यहां देखिए आप, see here, E. coli को कहां पे ग्रो किया? अमोनियम क्लोराइड कंटेनिंग N15, so that the entire DNA now contains N15, ठीक। अब इसमें से कुछ जो E. coli कल्चर है, ठीक है ना, E. coli कुछ E. coli सेल से इन्होंने क्या किया? DNA आइसोलेशन। लेकिन जब डीएनए आइसोलेशन किया, वो फिर क्या किया? डीएनए आइसोलेशन को, डीएनए आइसोलेशन के बाद क्या किया? दे परफॉर्मड, आई मीन टू से डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन in cesium chloride,
सीजियम क्लोराइड को इन्होंने यूज किया टू कैरी आउट सेंट्रीफ्यूगेशन. सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब. सी सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब. अब जो डीएनए इन्होंने आइसोलेट किया उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की, क्योंकि वो हैवी डीएनए है, वो बैंड कहां बनाएगा? इट विल फॉर्म ए थिक बैंड हियर. सो यहां पे मैं लिखूंगा बच्चे हैवी डीएनए और हैवी बैंड. यू गॉट माय पॉइंट? ठीक. अब इन्होंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, ई कोलाई ग्रोन इन N14 मीडियम, जिसको सिर्फ कहां ग्रो किया गया था? N14 मीडियम में ग्रो किया गया था. इसका मतलब है उसके डीएनए में सिर्फ N14 होगा, है ना? उसका डीएनए आइसोलेट किया, उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया. ओके, दिस इज द ट्यूब. सो इन्होंने क्या देखा? यहां पे बैंड. फॉर एग्जांपल दिस इज द बैंड ऑफ डीएनए. आई विल राइट इट लाइट बैंड. What is this? Light band. अब जरा देखिए, ये वाला जो ट्यूब है ना, we will treat it as control sample और this is reference. क्यों रेफरेंस है? क्योंकि हम अपने वाले जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो हैवी डीएनए वाला है, उसको हम अब इसके साथ कंपेयर करेंगे. दिस एक्ट्स एज ए रेफरेंस. अब देखिए जरा, ये जो N15 में ग्रो किया गया था, ठीक है ना, फॉर सेवरल जनरेशंस द एंटायर डीएनए कंटेन्स नाउ N15, ठीक है ना. अब फिर उससे क्या बैंड निकला? जब डीएनए को आइसोलेट किया गया, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन की गई, तो यहां पे कौन सा बैंड बन गया? हैवी बैंड बन गया, है ना. अब देखिए जरा क्या किया, इस ई कोलाई को, यानी जिसको इन्होंने N15 मीडियम में ग्रो किया था, ई कोलाई सेल्स grown in N15 medium are now grown for one generation in N14 medium. So इस ई कोलाई को अब N15 मीडियम से बाहर निकाल के कहां डाल दिया? N14 मीडियम पे, ठीक है ना, एक जनरेशन के लिए. फिर यहां से ई कोलाई सेल्स को निकाल के डीएनए आइसोलेशन कर दिया, ठीक है ना. अब डीएनए आइसोलेशन के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन की. देखिए मेसलसन और सेटल ने क्या देखा, यहां जो बैंड बनता है ना, वो बैंड बनता है इंटरमीडिएट डिस्टेंस पे. देखिए यहां पे, इसका मतलब है ये जो डीएनए है ना, ये ज्यादा हैवी है, न ये ज्यादा लाइट है, ये इंटरमीडिएट पोजीशन पे तभी बन गया, है ना. सो दिस इज कॉल्ड एज मीडियम डीएनए. यू गॉट माय पॉइंट? अब जरा देखिए ये मीडियम लेवल पे, मीडियम पोजीशन पे डीएनए क्यों बना? ठीक, अब जरा देखिए यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसके बाद वी विल वाइंड इट अप. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. जरा यहां देखिए आप, दिस इज डीएनए मॉलिक्यूल. Okay, both the strands are N15 heavy. ठीक. अब जरा यहां देखिए, जब आपने इसकी सपोज इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो कौन सा बैंड बनेगा? हैवी बैंड, है ना. जरा इसकी अब हम रेप्लिकेशन करेंगे. दिस इज N15, ठीक है ना, दिस इज N15.
अब जो नया स्ट्रैंड बनेगा इसको आपने अब कहां ग्रो किया था, N14 में, है ना, तो ये नई स्ट्रैंड बन गई, दिस इज N14, और ये नई स्ट्रैंड जो बन गई, व्हाट इज दिस, N14। अब ये डीएनए मॉलिक्यूल जो है, इट इज हाफ हैवी हाफ लाइट, isn't it? तभी तो यहां पे इंटरमीडिएट लेवल पे बन गया ये, ठीक है ना। दैट मीन्स वन स्ट्रैंड इज हैवी, वन स्ट्रैंड इज लाइट, सो नई स्ट्रैंड यहां बन गई है ना। So this proves that one strand acts as template, the other strand is synthesized on that. You got my point? So this proves that DNA replication is semi-conservative. So with this we finish the experiment of Michelson and Settle. In the next lecture we will be discussing the mechanism of replication. Till then, Assalamu alaikum.